हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आपको पता है संधारित्र और धारिता चैप्टर आपका जो थर्ड है वो मैंने वीडियो पहले भी बताया था। बहुत सारे डेरिवेशन एक ही वीडियो में मैंने 3-4 चीज़ें कवर की थी। आज पहले इस वीडियो में हम कुछ फार्मूले हैं, कुछ मतलब परिभाषाएँ हैं जो बहुत बार पेपर में आई हैं। उन सारी परिभाषाओं को बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे आपको और इसका याद करने का तरीका भी बताएंगे। तो पहला ही आपका जो डिफिनेशन है वो है संधारित्र। संधारित्र से आप क्या समझते हैं? तो एकदम सिंपल सा डिफिनेशन है कि विद्युत उपकरण में आवेशों को संग्रहित करने के लिए एक युक्ति का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिसे हम संधारित्र कहते हैं। तो आपको क्या याद करना है, संधारित्र किसे कहते हैं? तो किसी विद्युत उपकरण में आवेश को संग्रहित करने के लिए एक उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिसे संधारित्र कहते हैं। तो ये डिफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। एकदम सिंपल डिफिनेशन है। प्रेजेंट टाइम में जितने भी उपकरण बन रहे, चाहे पंखा ले लो, मोटर ले लो, प्रेस ले लो, ये सारे के सारे उपकरण में संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। तो बस आपको इतना ही लिखना है कि विद्युत उपकरण में आवेश को संग्रहित करने के लिए एक उपकरण का प्रयोग करते हैं जिसे संधारित्र कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन क्या लिखा है? धारिता। धारिता से आप क्या समझते हैं? तो धारिता से आप क्या समझते हैं? इसमें क्या लिखना है कि किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। बस आपको इतना ही लिखना है कि किसी भी चालक द्वारा अगर हम आवेश को ग्रहण करते हैं तो इसकी क्षमता को ही हम धारिता कहते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा? C बराबर Q/V। मतलब धारिता का जो फार्मूला होगा कूलाम प्रति में वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, धारिता बराबर आवेश बटे में विभवांतर। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसके बाद आप जितना भी डेरिवेशन करोगे ना, इस फार्मूले का ज़रूरत पड़ेगा। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम और विभवांतर का मात्रक हो जाएगा वोल्ट। मतलब धारिता का जो फार्मूला निकल के आएगा वो निकल के आएगा C बराबर Q/V और मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट। इसका बीमा भी आपको पता होना चाहिए। m का पावर -1, l का पावर -2, t का पावर 4, a का पावर 2। ये बीमा भी बहुत बार पेपर में पूछी गई है कि धारिता की बीमा क्या होगी। तो धारिता की बीमा भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला डिफिनेशन है आपका परावैद्युत ध्रुवण से आप क्या समझते हैं? तो इसमें क्या लिखना है कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच रखा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको हम अभी डेरिवेशन होगा, इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी कि किसी भी परावैद्युत पदार्थ को अगर हम संधारित्र के प्लेटों के बीच में रखते हैं तो उसके प्रत्येक अणु का एक ध्रुव धनावेशित तथा एक ध्रुव ऋणावेशित हो जाता है। इसी घटना को परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं। मान लो आपको नहीं याद हो रहा है तो इसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है। ठीक है, कोई भी परावैद्युत पदार्थ, यहाँ पर मोम रख सकते हैं, कागज़ रख सकते हैं, कुछ भी। अगर कोई भी परावैद्युत पदार्थ रखा है तो इसका जो एक सिरा होता है ना वो धनावेशित हो जाता है और दूसरा सिरा क्या होता है? ऋणावेशित हो जाता है। और इसी घटना को हम परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं। बस आपको यही तो लिखना है कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच रखा जाता है तो उसके प्रत्येक अणु का एक ध्रुव धनावेशित तथा एक ध्रुव ऋणावेशित हो जाता है। तो इसी घटना को परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं। आप समझ चुके होंगे, ये परिभाषा बहुत बार पेपर में आई है और लोग इस परिभाषा को नहीं याद कर पाते हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पर एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाना है। एक प्लेट यहाँ पर होगी, एक प्लेट यहाँ पर होगी। इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ रखेंगे। परावैद्युत जो पदार्थ होगा उसमें ध्रुव भी तो होंगे। मान लो इसका पहला सिरा, इसका दूसरा सिरा। पहला ध्रुव जो होता है वो धनावेशित हो जा रहा है और दूसरा सिरा प्रत्येक अणु की, ये नहीं कि बस एक हो गया, ये जितने भी अणु, इसका भी पहला, इसका भी दूसरा, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका पहला प्लस तो इसका माइनस, इसका पहला प्लस, इसका माइनस। सारे के सारे अणुओं में यही क्वालिटी है कि उसका एक सिरा धनावेशित और दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाता है। इस घटना को परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं। तो ये डिफिनेशन भी आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। अगला आपको क्या लिखा? परावैद्युत सामर्थ्य। तो परावैद्युत सामर्थ्य के बारे में हम समझेंगे। क्या लिखना है आपको और कैसे लिखना है? किसी संधारित्र प्लेटों के बीच का वह अधिकतम क्षेत्रफल
जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उसे परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। फिर से प्रश्न वही आ गया कि किसी भी संधारित्र प्लेटों के बीच का वह अधिकतम क्षेत्रफल, मतलब संधारित्र की प्लेट लेते हैं और उसके बीच का वह अधिकतम क्षेत्रफल जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ, मतलब कोई भी अगर परावैद्युत पदार्थ उसमें रखा है, बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है। ठीक है, मान लो हम बिजली का प्रवाह प्रवाहित करते हैं और वो विद्युत प्रवाह को सहन कर पा रहा है, तो उसे ही हम परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो ये प्रश्न आपको इस तरह से लिखना है पेपर में। लास्ट है आपका भंजक विभवांतर। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि वह अधिकतम विभवांतर जिससे कोई परावैद्युत पदार्थ बिना किसी भंजन के सहन कर सकता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। सेम इसके ऊपर वाला डिफिनेशन, उसमें आपने क्या लिखा था कि संधारित्र की प्लेटों के बीच का वह अधिकतम क्षेत्रफल जिसे परावैद्युत पदार्थ बिना किसी वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, और यहाँ पर भी आपको वही लिखना है कि वह अधिकतम विभवांतर जिससे कोई परावैद्युत पदार्थ बिना किसी भंजन के सहन कर सकता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। तो ये 6 डिफिनेशन है जो इस लेसन से बहुत बार पूछी गई है। और भी अगर आपको किसी डिफिनेशन को याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, उस डिफिनेशन को भी हम बहुत सारा तरीके से लिखकर आपको बता देंगे। आई होप आपको ये 6 के 6 डिफिनेशन 5 डिफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।